केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। थर्मोडायनामिक के अंदर हमें दो वर्ड नज़र आते हैं, थर्म और डायनामिक। थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर और डायनामिक बोलते हैं चेंज को। Thermodynamics is the branch of science that deals with the relationship between heat and other forms of energy. थर्मोडाइनामिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम हीट और बाकी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है विद इन सिस्टम या सिस्टम से बाहर, और फिर जो हीट ट्रांसफ़र है इसका इफ़ेक्ट क्या होता है सिस्टम पे, और जो भी हम उसके अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं उस रिएक्शन पे। सिग्निफिकेंस क्या है? थर्मोडाइनामिक्स इज़ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमेनास। बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनास को समझने के लिए, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स के बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए थर्मोडाइनामिक्स का काफ़ी की रोल होता है। इसके अलावा बाकी जो फील्ड्स हैं, केमिस्ट्री के अलावा फिज़िक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, मटेरियल साइंस के अंदर भी थर्मोडाइनामिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हमारा वास्ता है मेनली केमिस्ट्री के साथ, तो हम स्टडी करेंगे केमिकल थर्मोडाइनामिक्स को। थर्मोडाइनामिक्स साइंस की ब्रांच थी, केमिकल थर्मोडाइनामिक्स जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है, और केमिस्ट्री में भी मेनली फिजिकल केमिस्ट्री के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। Chemical thermodynamics is a branch of physical chemistry that deals with the study of energy changes that occur during chemical reaction। कि chemical reaction में होने वाले energy changes को हम study करते हैं chemical thermodynamics में। ओवरऑल थर्मोडाइनामिक्स में हमें केमिकल रिएक्शन का होना लाजमी नहीं होता, वो किसी फिजिकल प्रोसेस के अंदर भी केमिकल अगर हीट चेंज हो रही है तो वो थर्मोडाइनामिक्स है। लेकिन स्पेशली मेनली केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट चेंज है उसकी स्टडी है केमिकल थर्मोडाइनामिक्स। ये हमें हेल्प आउट करती है हमारी ये प्रेडिक्ट करने में कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ हीट के साथ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें अगर हम थर्मोडाइनामिक्स का, तो इसको डेवलप करने में बहुत सारे साइंटिस्ट का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, जिनमें निकोलस हैं, सादी कार्नोट हैं, क्लासियस हैं, केल्विन हैं, मैक्सवेल हैं। तो इन सब के कंट्रीब्यूशन के बाद आज हमें थर्मोडाइनामिक्स इतनी डेवलप्ड फॉर्म में मिलती है। स्कोप की बात करें तो थर्मोडाइनामिक्स जो है वो हमें हेल्प आउट करती है एनर्जी चेंजेस को स्टडी करने में, वर्क एंड हीट रिलेशनशिप को, टेम्परेचर, इंट्रोपी वगैरह के जो फिनोमेनास हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भी थर्मोडाइनामिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये प्रेडिक्ट करती है सिस्टम के बिहेवियर्स को, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मेनली जो फेस ट्रांजिशंस वगैरह हो रही होती हैं उन सब को समझने के लिए भी केमिकल थर्मोडाइनामिक्स का रोल जो है होता है, तो इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ये थी कि थर्मोडाइनामिक का कंट्रीब्यूशन क्या है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं केमिकल थर्मोडाइनामिक्स के, जिनमें सबसे पहली है मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब ये है कि थर्मोडाइनामिक कैलकुलेशन आम तौर पे जो एप्लीकेबल होती हैं वो एक लार्ज स्केल पे होती हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। यानी हमें माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स यहाँ से नहीं मिलती। माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स का मतलब ये है कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल को यहाँ पे नहीं देखते, बल्कि हम बुल्क प्रॉपर्टीज़ एज आ होल जो मैटर जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं उसके देखते हैं। जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसमें हमने किसी एक पार्टिकल के टेम्परेचर की बात नहीं करना होती, हम उस पूरा जो केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हमारा हो रहा है उस पूरे बुल्क केमिकल टेम्परेचर की बात करेंगे, उसी के प्रेशर की बात करेंगे, उसी की वॉल्यूम की बात करेंगे। सेकेंड ये है कि इक्विलिब्रियम अजम्पशंस। ज़्यादातर जो थर्मोडाइनामिक्स कैलकुलेशंस हैं ये एप्लीकेबल हैं इन फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो बाकी रिएक्शंस हैं जो इरिवर्सिबल हैं तो उनको समझने के लिए फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। इसके अलावा जो आपने रिएक्शन करवाना है, अगर आप हीट चेंज को स्टडी करना चाहते हैं तो आपने क्लोज सिस्टम में करवाना होता है। क्लोज सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से ना तो हीट बाहर निकल सकती है और ना ही मैटर जो है वो शफल हो सकता है। इसको आगे हम देखेंगे अभी कि क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है। इसके अलावा लैक ऑफ टाइम डिपेंडेंस, जो
केमिकल थर्मोडाइनामिक्स है या जो थर्मोडाइनामिक्स है वो आपको हीट चेंजेस के बारे में तो बता देती है कि रिएक्शन है जब होगा तो उसमें हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, मतलब आपका जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, रिएक्शन कंप्लीशन टाइम क्या है या रिएक्शन रेट क्या होगा, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप थर्मोडाइनामिक्स की मदद से। ये थी कुछ लिमिटेशंस थर्मोडाइनामिक्स की। अब हम देखते हैं कुछ लॉज को जो थर्मोडाइनामिक्स के अंदर हम स्टडी किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। यहाँ पे हम इनको ब्रीफली देखेंगे, आगे थोड़ा सा हम डिटेल के साथ भी इनको देखेंगे। तो ज़ीरोथ लॉ आपसे ये कहता है कि इफ़ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, कि अगर आपके पास दो सिस्टम्स हैं और वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में हैं तो वो दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास हैं 3 कप्स, एक को आप ए कह दें, एक को आप बी कह दें, एक को आप सी कह दें। तो जो कप ए है और जो कप सी है ये इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, इस तरह से बी और सी भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो जब ये दोनों यानी ए और सी इक्विलिब्रियम में होंगे और बी और सी इक्विलिब्रियम में होंगे तो ए और बी आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगी। देखें दोबारा इस स्टेटमेंट को, इफ़ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, कि दोनों सिस्टम ए बी और बी बी किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, एक थर्ड सिस्टम सी के साथ, तो वो दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये होता है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की बात करें तो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स के मुताबिक एनर्जी ना तो खुद से आप क्रिएट कर सकते हो ना खुद से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की बात करें तो सेकेंड लॉ जो है वो एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाता है एंट्रोपी की। द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है आपके पास और उसकी इंट्रोपी टाइम के साथ डिक्रीज होने लग जाए। नेचर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो फेवर करते हैं इंक्रीज इन इंट्रोपी को। This law introduced the concept of entropy which represent the measure of disorder or randomness in a system। इंट्रोपी होती क्या है? इंट्रोपी आपको किसी भी सिस्टम के अंदर जो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस होती है उसका नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसको भी आगे हम देखेंगे अभी कि इंट्रोपी है क्या। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स भी इंट्रोपी ही के बारे में आपको बताता है, लेकिन ये ज़रा लोअर टेम्परेचर पे बताता है। एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस एब्सोल्यूट ज़ीरो, द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अप्रोचेस अ मिनिमम वैल्यू। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स के मुताबिक अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो सिस्टम की इंट्रोपी भी डिक्रीज़ होने लगती है। दूसरे वर्ड्स में आप इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर आप एब्सोल्यूट ज़ीरो को यानी 0 केल्विन को अटेन कर लेते हैं तो ये वो टेम्परेचर होगा जिस पे सिस्टम की इंट्रोपी मिनिमम होगी। इम्प्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस की बात करें इन सारे लॉज की तो ये लॉज जो हैं वो बड़ा एक की रोल प्ले करते हैं थर्मोडाइनामिक्स को गवर्न करने में, डिफरेंट एनर्जी चेंजेस को स्टडी करने में। काफ़ी सारे वाइड एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में इनके, इंजीनियरिंग के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनास को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को जब स्टडी करते हैं आप तो उनमें इन सारे लॉज का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब हम ज़रा डिटेल के साथ अगर इनको देखें तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सर्व एज द फाउंडेशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। जो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है मेनली इसको ज़ीरोथ लॉ के साथ ही एसोसिएट किया जाता है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका अगर वो टेम्परेचर दोनों का सेम होगा ना तो हीट शफल नहीं होगी, तो वो थर्मली इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएंगे। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इस लॉ की स्टेटमेंट है कि इफ़ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, वही वाली बात जो अभी हमने ऊपर भी की है कि अगर दो सिस्टम्स किसी थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है
तो ये लाजमी है, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम के स्टेट में होंगे। उसके बाद है ज़ीरोथ लॉ इम्प्लाइज दैट टेम्परेचर इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन वेदर टू सिस्टम विल एक्सचेंज हीट व्हेन ब्रॉट इनटू कॉन्टेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट उन दोनों में शफल होगी। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो फिर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, जिसका मतलब है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जी एक मिनट, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, कंसीडर 3 cups ऑफ वाटर A, B एंड C। तो कप A एंड B आर सेपरेटली ब्रॉट इनटू अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद कप C, कि आप कप A को भी कप C के साथ इक्विलिब्रियम में लेके आए हैं, कप B को भी कप C के साथ। तो जो A और B हैं वो ऑटोमेटिकली लाजमी सी बात है कि एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में ही होंगे। फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, जो कि आपको ये बताता है कि एनर्जी ना तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो ना खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो जब आप किसी सिस्टम को इंटरनल एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे एनर्जी, तो वो जो एनर्जी आप दोगे उसमें से कुछ जो है वो हीट चेंज में यूज़ हो जाएगी और कुछ वर्क डन में यूज़ हो जाएगी। और मेनली जो केमिस्ट्री के अंदर वर्क होता है, जो केमिकल वर्क होता है, वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की बात करें, इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द टोटल इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस एंड द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। क्या मतलब है इस बात का कि अगर आपके पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जो खुद ब खुद होते हैं, तो उसमें इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस मेनली इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस की बात करें तो सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी, और इंट्रोपी आपको बताती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम। It states that natural processes tend to move toward state of greater disorder, कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं और वो स्पॉन्टेनियस हैं तो वो हमेशा फेवर करते हैं इंक्रीज इन इंट्रोपी को या इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस को। रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी का आइडिया आपको यहाँ से हो जाता है। द सेकेंड लॉ डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेसेस विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट अ नेट चेंज इन इंट्रोपी। जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं ना, उनकी इंट्रोपी कांस्टेंट रहती है क्योंकि वो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड कर रहे होते हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं जिसमें इंट्रोपी इंक्रीज होती है। हीट ट्रांसफ़र का आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है कि हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ। अगर आप गैसेस को मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग जो आपके पास मिक्सचर बनता है उसमें इंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं, कॉलिशन इंक्रीज होती है, रिजल्टिंगली क्या होता है, इंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन भी ऑलवेज फेवर करते हैं इंक्रीज इन इंट्रोपी या हायर इंट्रोपी को। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इस्टेब्लिश द बिहेवियर ऑफ इंट्रोपी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये आपको बताता है उसी इंट्रोपी के बारे में कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। स्टेटमेंट की बात करें तो एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी अगर आपका सिस्टम, और सिस्टम क्या है, जो चीज़ आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी अंडर स्टडी होती है, वो आपका सिस्टम है। अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 0 केल्विन के करीब होता है तो ये वो टेम्परेचर है जिस पे सिस्टम की इंट्रोपी जो है वो मिनिमम वैल्यू रखती है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो इंट्रोपी भी डिक्रीज़ होती है और 0 केल्विन पे इंट्रोपी मिनिमम हो जाती है किसी भी सिस्टम की। इम्प्लीकेशंस एंड मीनिंग की बात करें तो द थर्ड लॉ इम्प्लाइज दैट अ परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम, अगर आपके पास एक आइडियल सिस्टम है तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे उसके इंट्रोपी 0 हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसे आइडियल केसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं।
तो इंट्रोपी को लोअर टेम्परेचर पे जो रिलेट करता है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर रिप्रेजेंट द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वेयर पार्टिकल सीज टू मूव इंटायरली। हम लोगों ने ये बात पहले भी पढ़ी है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो होता है जिस पे आइडियल गैसेस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसको अटेन करना फिजिबल नहीं होता क्योंकि गैसेस जो है वो पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल चैलेंजेस हैं यहाँ पे भी इस इतने लोअर टेम्परेचर को अटेन करने में, लेकिन साइंटिस्ट फिर भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं और डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं उनकी मदद से ऐसा करने की ट्राई की जा रही है कि लोएस्ट मैक्सिमम जो लोएस्ट फिजिबल टेम्परेचर है उसको अटेन किया जा सके। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं आजकल, लेज़र कूलिंग या मैग्नेटिक कूलिंग वगैरह। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज दैट कैन प्रोसीड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरवेंशन, जो खुद ब खुद होते रहते हैं, जिनको करवाने के लिए आपको एनर्जी यूटिलाइज एक्सटर्नली नहीं करना पड़ती। जैसे आपके पास है ये दो, एक आप यहाँ पे है आपके पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का और यहाँ पे बिल्कुल वैक्यूम है और आपने इन दोनों ट्यूब्स को कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा ये कि जो गैस है वो यहाँ से इस वैक्यूम वाला जो कंपार्टमेंट है उस साइड पे आएगी अल्टीमेटली तब तक जब तक दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें आपने उसकी मूवमेंट नहीं करवाई बल्कि वो खुद ब खुद हुआ है। लेकिन अगर आप ये चाहें अब दोबारा से कि ये 0.5 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है ये सारी गैस दोबारा से यहाँ पे आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा। आप जब तक आप खुद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं करेंगे स्पॉन्टेनियसली ऐसा नहीं होगा। स्पॉन्टेनियसली जो गैसेस मूव करती हैं वो हमेशा अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ करती हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ज़्यादातर यूनिडायरेक्शनल होते हैं, जैसे ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये कील है आपके पास, इसको जंग लग तो गया, इसकी रस्टिंग तो स्पॉन्टेनियसली होगी, लेकिन अगर आप ये चाहें कि ये जंग खुद ब खुद उतर भी जाए तो ऐसा फिजिबल नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियसली आपको करवाना पड़ेगा। फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होते हैं जो कि खुद ब खुद नहीं होते, उनको करवाने के लिए हमें इनपुट देना पड़ती है एक्सटर्नल एनर्जी की फॉर्म में। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन्हें एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है इनिशिएट होने के लिए। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अपोजिट होते हैं क्योंकि स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जाते हैं, ये खुद ब खुद नहीं होते। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। अगर आप ये चाहें कि आपने पानी यहाँ पे ला करके रख दिया है तो वो खुद ब खुद फ्रीज हो जाए तो ऐसा फिजिबल नहीं है, आपको नॉन स्पॉन्टेनियसली उसको करवाना पड़ेगा। अगर आप ये चाहें कि एक कंटेनर के अंदर गैसेज और वो खुद ब खुद कंप्रेस हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा, वो कंप्रेस नहीं होगी अनटिल कि आप उस पर खुद से प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते। आपने वाटर को रख दिया और आप ये चाहें कि उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो खुद ब खुद हो जाए, पानी बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है नॉर्मली, और अगर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को अलग करना चाहते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, उसके लिए आपको खुद टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं। उसके बाद है बेसिक टर्म्स की बात करें, इन थर्मोडाइनामिक्स द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन कंपोनेंट्स, और वो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है? सिस्टम ये होता है कि जो चीज़ आप स्टडी कर रहे होते हैं, जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट जो आपके अंडर स्टडी है, आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो आपका सिस्टम है। जैसे आप एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं और आपकी प्रोडक्ट है वो आपका सिस्टम है। अगर गैशियस फॉर्म में करवा रहे हैं तो एक कंटेनर के अंदर जो गैस है वो आपका सिस्टम है, जिसको आप स्टडी करें, जिसके बिहेवियर्स को आप स्टडी करें तो वो आपका सिस्टम है। सिस्टम जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होते हैं जिनमें मैटर भी ट्रांसफ़र हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आप फ़र्ज़ करें एक पॉट के अंदर आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं और वाटर वेपर्स कॉन्टीन्यूसली वहाँ से एस्केप भी कर रहे हैं, तो अब क्या है, जो वाटर वेपर्स निकल रहे हैं आपके मिक्सचर में से उनमें वाटर मॉलिक्यूल भी तो है ना, मतलब उसमें मैटर है और साथ में एनर्जी भी रिमूव हो रही है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जो कि अलाउ करता है एनर्जी और मैटर दोनों के एक्सचेंज को, वो होता है ओपन सिस्टम।
क्लोज सिस्टम वो होता है जो एनर्जी तो शफल होने देता है लेकिन वो मैटर ट्रांसफ़र नहीं करता सराउंडिंग के साथ। जैसे एक सील्ड कंटेनर है आपके पास और उसमें से हीट जो है वो बाहर आ रही है लेकिन मैटर बाहर नहीं आ रहा, तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो क्लोज सिस्टम होता है। थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो ना तो एक्सचेंज अलाउ करता है एनर्जी का और ना ही मैटर का विद सराउंडिंग। यूनिवर्स एज अ होल इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कुछ एनालिसिस के अंदर, थ्योरेटिकल एनालिसिस के अंदर ऐसा कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा भी आप क्रिएट कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आप फर्ज करें कि आपके पास ऐसा सील्ड कंटेनर है जिसमें से हीट बाहर नहीं आ सकती और उसके अंदर आपने कॉफ़ी रखी हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो जो एनर्जी है वो भी उसके अंदर ही रहेगी और जो मैटर है वो भी उसके अंदर ही रहेगा। तो ऐसा जो सिस्टम होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। यानी ओपन सिस्टम वो होता है जो एनर्जी और मैटर दोनों के एक्सचेंज को अलाउ करता है। क्लोज वो होता है जो जस्ट अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर। और आइसोलेटेड होता है नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आर मैटर विद सराउंडिंग। ये जो सिस्टम्स हैं इनके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। कहीं जगह पे हम यूज़ कर रहे होते हैं ओपन सिस्टम, कभी हम यूज़ कर रहे होते हैं कहीं पे क्लोज सिस्टम, कहीं पे आइसोलेटेड सिस्टम भी यूज़ हो रहा होता है। इन्वायरमेंटल पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इनको। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होते हैं। इस तरह से कुछ थ्योरेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करवाने के लिए कंसीडर किया जाता है कि सिस्टम हमारा फ्लैट टाइप का है। सराउंडिंग की बात करें तो सिस्टम के अलावा, यानी जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा हर चीज़ आपके लिए सराउंडिंग है। जैसे आप करवा रहे हैं एक बीकर के अंदर रिएक्शन, अब उसके अंदर जो आपका मिक्सचर है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं और आपके प्रोडक्ट हैं, वो तो आपका सिस्टम है। उस सिस्टम के अलावा हर चीज़, चाहे वो बीकर है, आपने टेबल पे रखा है, सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, हर चीज़ सिस्टम के अलावा आपकी सराउंडिंग में काउंट होती है। सिस्टम जो है इसी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, तभी पता चलता है कि हीट इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। बाउंड्री वो रियल या इमेजिनरी बैरियर होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। डिफरेंट टाइप्स की होती हैं बाउंड्रीज। फिक्स बाउंड्रीज होती हैं, मूवेबल होती हैं, डायाथर्मिक या एडियाबैटिक होती हैं। तो फिक्स बाउंड्री वो होती है विच डज नॉट परमिट एनी ट्रांसफ़र ऑफ मैटर आर एनर्जी अक्रॉस इट। फिक्स बाउंड्री जो है वो ना तो अलाउ करती है मैटर के ट्रांसफ़र को, ना ही अलाउ करती है एनर्जी के ट्रांसफ़र को। जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक रिजिड कंटेनर है जो कि सील्ड है और वो अलाउ नहीं कर रहा ना एनर्जी ट्रांसफ़र को और ना ही मैटर के ट्रांसफ़र को। मूवेबल बाउंड्री वो होती है, जैसे आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक कंटेनर है और उसके ऊपर जो पिस्टन है, जो ढक्कन है उसका, वो मूवेबल है, तो वो मूवेबल बाउंड्री है। उसमें सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप उसको नीचे करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन एनर्जी यहाँ पे भी चेंज करना अलाउ नहीं होता या मैटर को चेंज करना अलाउ नहीं होता। अ मूवेबल बाउंड्री अलाउ चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि अब मूवेबल पिस्टन है तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे भी नहीं होता। डायाथर्मिक और एडियाबैटिक बाउंड्री की बात करें तो डायाथर्मिक वो बाउंड्रीज होती हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट को अलाउ करती हैं और एडियाबैटिक वो होती हैं जो हीट ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करती। जैसे अगर आपके पास है मेटल वॉल और मेटल, उसमें से हीट अगर कंडक्ट हो सकती है तो ये एडियाबैटिक बाउंड्री है, और अगर वो वेल इंसुलेटेड है जो हीट ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं कर रही तो ये एडियाबैटिक है। यानी डायाथर्मिक जो होती हैं वो अलाउ करती हैं हीट की शफलिंग को और एडियाबैटिक जो हैं वो हीट एक्सचेंज भी अलाउ नहीं करती। तो अगर इनका जनरल कंपैरिजन देखें तो फिक्स बाउंड्री जो होती है वो ना तो मैटर को ट्रांसफ़र करती है ना ही एनर्जी को। मूवेबल में वॉल्यूम कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, डायाथर्मिक में आप हीट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? State variables are properties of a system that define its current state. स्टेट वेरिएबल एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसके करंट स्टेट को बताती हैं, आपको उसके बारे में उसको डिफाइन करती हैं। दे प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम्स कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सिस्टम है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर था T1 और उसके बाद उसमें जो भी प्रोसेस हुआ और टेम्परेचर में चेंज आया, टेम्परेचर हो गया T2। अब
ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये उस स्टेट का एक वेरिएबल है, उसको डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स। State variables, also known as state functions, are state quantities, are properties of a system that depend only on its current state, not on how that state was achieved. आपके पास वेरिएबल्स जो हैं इस तरह से है ये कि इनिशियली आपके पास, जैसे अभी हमने कहा कि टेम्परेचर T1 था, फाइनली वो T2 हो गया। अब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करते हैं स्टेट वेरिएबल, लेकिन वो चेंज किस तरह से आया उस पर डिपेंड नहीं करते। इन वेरिएबल्स को कहा जाता है स्टेट वेरिएबल, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करते हैं, लेकिन दरमियान में क्या हुआ, किस तरह से आपने वो चेंज कैरी करवाया, ये उस पर इंडिपेंडेंट होते हैं। लाइक प्रेशर जो है, प्रेशर ये होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है। यूनिट आमतौर पे इसका हम पास्कल या एटमॉस्फेयर लेते हैं। तो डेल्टा पी हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो अब फाइनल प्रेशर उसकी फाइनल स्टेट है, इनिशियल प्रेशर उसकी इनिशियल स्टेट थी, लेकिन ये इनिशियल से फाइनल के दरमियान में चेंज आया किस तरह से, ये इस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है। बस इसको स्टेट वेरिएबल्स डिपेंड इनिशियल और फाइनल स्टेट पे कर रहे होते हैं, दरमियान में वो चेंज किस तरह से आया ये उस पे इंडिपेंडेंट होते हैं। सेम टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर होता क्या है, मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, और ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंट स्केल्स हम यूज़ करते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट एटसेट्रा। टेम्परेचर भी हम कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी फाइनल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, तो सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। इस तरह से वॉल्यूम जो है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आमतौर पे हम मीटर क्यूब्स में या लीटर्स में ले रहे होते हैं। तो वॉल्यूम डेल्टा वी हम कैसे फाइंड करते हैं, V2 माइनस V1। फाइनल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल क्या है, वॉल्यूम चेंज दरमियान में किस तरीके से हुआ, किस पाथ के थ्रू हुआ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को यू के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ई के साथ भी लिखा जाता है। तो होती क्या, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स विद इन द सिस्टम, कि एक सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं, वो आइंस हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की एनर्जी का जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी होती है। वो एनर्जीज काइनेटिक भी होती हैं, पोटेंशियल भी होती हैं। काइनेटिक ड्यू टू मूवमेंट जो होती हैं, और पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन जो है हम उनके बॉन्डिंग के टर्म में ले रहे होते हैं, उनके इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के टर्म में ले रहे होते हैं। एनर्जी है तो हम इसका यूनिट जो यूजुअली लेते हैं वो जाउल्स होता है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो थर्मोडाइनामिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सिस्टम को करेक्टराइज करने में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। इनकी दूसरे जो फंक्शंस हमने यहाँ पे पढ़ने होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं इन स्टेट फंक्शन से, वो होते हैं पाथ फंक्शंस। थर्मोडाइनामिक्स के अंदर जो पाथ फंक्शंस होते हैं ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जबकि पाथ फंक्शन जो है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि आपने वो जो चेंज लेके आए वो किस पाथ के थ्रू लेके आए, किस तरह से वो चेंज आया है। तो यूजुअली दो जो पाथ फंक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाता है, जिनमें एक है वर्क और एक है हीट। ज़्यादातर जो डेल्टा वाले फंक्शन होते हैं, जैसे डेल्टा टी, डेल्टा ई, डेल्टा पी, डेल्टा वाले फंक्शन ज़्यादातर जो होते हैं वो स्टेट फंक्शंस होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पाथ फंक्शंस की। तो जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जिनमें पहला हमने कहा कि वर्क होता क्या है, फिजिक्स के अंदर हम वर्क लेते हैं FD का प्रोडक्ट। केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल वर्क होता है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है ये हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ये वर्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, ये एक पाथ फंक्शन होता है। सेम जो हीट है, हीट होती क्या है, एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कि दो अगर आपके पास चीज़ें हैं जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T के इक्वल होता है। M मैस है, C हीट कैपेसिटी होती है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस होता है।
डिपेंडेंसी इसकी होती है कि दोनों ऑब्जेक्ट जिनके दरमियान हीट शफल हो रही है उनका टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो वो थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। हीट जो है ये भी पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, तो ये भी पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन दो ही हमने स्टडी किए हैं, हीट और वर्क, और बाकी जो ज़्यादातर फंक्शंस हैं वो सारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं आर इनहेरेंट टू अ सब्सटेंस एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी आर शेप ऑफ द सैंपल। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इनहेरेंटली उसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसको आप स्टडी कर रहे होते हैं। ये उनके क्वांटिटी पे या उनके मैस पे डिपेंड नहीं कर रही होती कि अगर आप अमाउंट बढ़ा देंगे तो ये चेंज हो जाएंगी। These properties remain constant regardless of the amount or size of the material। जैसे डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, इन्हें कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जैसे अगर आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आप थोड़ा सा वाटर बॉयल करेंगे तो वो 101 डिग्री पे बॉयल होगा, और अगर ज़्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता कि आपने क्वांटिटी कितनी रखी है। सेम मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, तो ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्सटेंसिव की बात करें तो ये डिपेंड करती हैं साइज़ पे, शेप पे, क्वांटिटी पे। These properties are influenced by factors such as the amount of material, its shape और environment। जैसे मैस है, वॉल्यूम है, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ाओगे मैस बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंट्रोपी डिसऑर्डरनेस पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे जाहिर सी बात है इंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, इंथैल्पी जो टोटल हीट कंटेंट होता है सिस्टम का वो भी बढ़ जाएगा। तो की डिफरेंस की बात करें, की डिफरेंस इनमें यही होता है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सैंपल वगैरह पे इंडिपेंडेंट होती हैं। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सैंपल साइज पे, शेप पे, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये उसी सब्सटेंस की अपनी मखसूस खसूसियत होती है, ये इन्वायरमेंट के लिहाज से वेरी नहीं कर रही होती, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर और हीट जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। टेम्परेचर स्टेट वेरिएबल है, हीट पाथ फंक्शन है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। टेम्परेचर आपको सब्सटेंस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ। डिफरेंट स्केल्स आप यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन वगैरह। हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स क्या है? हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू भी, कन्वेक्शन के थ्रू भी, रेडिएशन के थ्रू भी। यानी आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफ़र होगी। और हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू या रेडिएशंस के थ्रू। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन होता है कि जिसमें जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। जैसे मेटल्स के अंदर अगर आपके पास एक स्पून है, आप उसका आखिरी एंड पकड़ लेते हैं और स्टार्ट से आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो कंडक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जिनमें हर मॉलिक्यूल अपने के साथ वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होता है और होते होते वो आखिरी कॉर्नर तक पहुंच जाती है। कन्वेक्शन जो है मेनली फ्लूइड्स के अंदर होती है। फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस इंक्लूड हैं। जैसे आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो हीट फॉर एग्जांपल डायरेक्टली नीचे से आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनको डायरेक्टली हीट मिलेगी, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे, लाइटर होंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे और इस तरह से ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन होती है। रेडिएशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट शफल होती है, जैसे सन से जो हीट हम तक पहुँच रही होती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। ये रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट भी होती हैं, इंफ्रारेड भी होती हैं वगैरह वगैरह। तो हीट ट्रांसफ़र डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू होती है जिनमें कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट कब तक ट्रांसफ़र होती है? हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और थर्मल इक्विलिब्रियम कब आता है? जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। स्टेट वेरिएबल है टेम्परेचर एक,
अभी हमने पहले भी देखा है इसको कि टेम्परेचर जो है वो स्टेट पे डिपेंड कर रहा होता है कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, जबकि हीट जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है। एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारी फील्ड्स में हम इस शफलिंग को, इस थर्मल इक्विलिब्रियम को यूज़ कर रहे होते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर मेट्रोलॉजी, थर्मल मैनेजमेंट वगैरह जो है, तो वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, काफ़ी रोल होता है। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन थर्मोडाइनामिक्स दैट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ सिस्टम। आपका जो सिस्टम है, अब वो सिस्टम के अंदर एटम्स हैं, आइंस हैं, मॉलिक्यूल हैं, वट एवर जो भी है, उन सब की टोटल एनर्जीज का जो सम है वो इंटरनल एनर्जी है उस सिस्टम की। अब वो जो एनर्जीज हैं मेनली काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मूवमेंट। अब वो मूवमेंट किस तरह की हो सकती है? वो वाइब्रेशनल भी हो सकती है, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है। तो उन सब का सम जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी वैसे नॉर्मली हम कहते हैं ड्यू टू पोजीशन। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम ले रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग जो है उसमें हम फिर फोर्सेस दोनों तरह की काउंट करते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर भी और इंटरमोलिक्यूलर भी। तो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इंटरनल एनर्जी के? यही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशंस की वजह से, इंट्रैक्शंस की वजह से, उनके वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, जिस तरह की भी उनकी मूवमेंट है, उन सब की एनर्जीज जो है वो काइनेटिक एनर्जी में काउंट हो रही होती है। कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनल एनर्जी को? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आप ऐड करते हैं, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही होती है इंटरनल एनर्जी जो होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग वेरियस थर्मोडाइनामिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हीटिंग, कूलिंग, फेज ट्रांजिशन, केमिकल रिएक्शन। तो जहाँ जहाँ पे भी हीट इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, जहाँ जहाँ भी थर्मोडाइनामिक्स का रोल होता है, वहाँ पे इंटरनल एनर्जी काउंट होती है। एनर्जी ही है ये भी, तो यूजुअली जो यूनिट इसका हम यूज़ करते हैं वो या तो हम जाउल्स में लेते हैं या कैलोरीज में लेते हैं। इंथैल्पी, इंथैल्पी जो है ये भी एक स्टेट फंक्शन है, यानी ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। ये टोटल हीट कंटेंट होता है किसी भी सिस्टम का। टोटल हीट कंटेंट का मतलब ये है कि एक तो अभी हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क डन, इन दोनों का जो सम होता है वो किसी भी सिस्टम की इंथैल्पी होती है। और ये हम यूजुअली जो देख रहे होते हैं इंथैल्पी को, हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे होते हैं। तो एच जो यानी इंथैल्पी है वो किसके इक्वल होती है? ए यानी इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क डन के सम के। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और वो कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल हो जाए, मतलब इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी इक्वल हो जाए। ऐसा उस सूरत में हो सकता है कि अगर ये वाला फैक्टर जो है ये ज़ीरो हो जाए। और ये वाला फैक्टर कब ज़ीरो हो सकता है? कि अगर आपका डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो है। जैसे लिक्विड्स एंड सॉलिड के केस में अगर हम देखें तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता, तो उनके केस में डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल ही होता है, यानी इंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे अभी हमने ऊपर स्टडी किया कि ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। हीट कंटेंट भी इसमें है। ये टोटल हीट कंटेंट होता है सिस्टम का, जिसमें इंटरनल एनर्जी के साथ हम वर्क डन को भी काउंट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कुछ तो इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाती है और कुछ जो है वो वर्क डन में यूटिलाइज हो जाती है। तो जो वर्क डन में एनर्जी यूटिलाइज होती है इंथैल्पी में, हम उसको भी कंसिडर करते हैं। इसलिए डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी का जो सम है ये डेल्टा एच यानी चेंज इन इंथैल्पी होता है। इंथैल्पी चेंज हम फाइंड कैसे करते हैं? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये आंसर अगर आपके पास पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगा।
यानी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और ये आंसर पॉजिटिव कब आएगा? जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम होगी, जिसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, तभी तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा है। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये एंडोथर्मिक होते हैं। और अगर आपके पास आंसर नेगेटिव आता है, यानी एनर्जी रिलीज हुई है, और ये आंसर नेगेटिव कब आएगा? जब रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये आपको हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताती है कि आपका जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा एच की वैल्यू को देके हमें ये आइडिया हो जाता है कि हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद है इंट्रोपी। इंट्रोपी इज़ अ टर्म कॉइन्ड बाय रेडुल्फ कोलाजियस इन 19th सेंचुरी। कोलाजियस ने ये कहा था, वाज कन्विंस्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेशियो ऑफ हीट डिलीवर्ड एंड द टेम्परेचर एट विच इट इज़ डिलीवर्ड। कोलाजियस के मुताबिक जब आप किसी सिस्टम को कोई हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट जिस टेम्परेचर पे आप प्रोवाइड करते हैं वो टेम्परेचर भी काउंट होता है। और ये Q/T का ही जो रेशो होता है यही इंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की। सेकेंड डेफिनेशन इसकी वही है जो अभी हम ऊपर भी करके आएंगे। ये किसी भी सिस्टम के अंदर जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डरनेस होती है, उसको क्वान्टिफाई करती है। Entropy is a thermodynamical property that measures the number of microscopic configuration or arrangement available to a system। कि एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कितनी कन्फिग्रेशंस फिजिबल हैं, तो वो डिफाइन करते हैं आपके सिस्टम की इंट्रोपी को। इट इज़ मेजर ऑफ द सिस्टम डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव का मतलब ये है कि ये भी डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सिस्टम पे। अगर आपके सिस्टम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उस फॉर एग्जांपल गैसेस हैं और ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो वहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी। डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी तो वो रैंडमनेस भी वहाँ पे ज़्यादा होगी, इंट्रोपी ज़्यादा होगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक से भी आप इसको रिलेट करते हैं। इंट्रोपी टेंड टू इंक्रीज इन आइसोलेटेड सिस्टम ओवर टाइम। ये बात ऊपर हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ी है कि अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टाइम के साथ उसकी इंट्रोपी डिक्रीज होने लग जाए। नेचर के अंदर जो भी फेवरेबल प्रोसेसेस होते हैं वो इंक्रीज इन इंट्रोपी ही कॉज करते हैं, ग्रेटर डिसऑर्डरनेस की तरफ जाते हैं। इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस कैसे फाइंड किया जाता है कि फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी। ये आंसर पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल इंट्रोपी ज़्यादा होगी, जब रैंडमनेस फाइनल पहले मतलब कम थी और बाद में बढ़ गई है। फाइनल इंट्रोपी अगर ज़्यादा है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर इनिशियल इंट्रोपी ज़्यादा है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंट्रोपी को? स्टेट ऑफ मैटर। आमतौर पे अब सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल ज़रा अरेंज्ड होते हैं तो उसमें डिसऑर्डरनेस कम होती है, इंट्रोपी कम होती है। लिक्विड में ज़रा ज़्यादा मतलब हो जाती है, इंट्रोपी बढ़ जाती है क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो ज़रा कम अरेंज्ड होते हैं। और गैसेस में तो बिल्कुल आपके पास पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, तो वहाँ पे इंट्रोपी सबसे हाईएस्ट होती है इन स्टेट्स ऑफ मैटर में से। टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट होता है इंट्रोपी पे, और यूजुअली इंट्रोपी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ। फेज ट्रांजिशन का भी आपको आइडिया हो जाता है इससे, और जब फेज ट्रांजिट होती है तब भी इंट्रोपी चेंज होती है। जैसे आपके पास जो है वाटर पहले लिक्विड फॉर्म में था, आपने उसको फ्रीज़ किया, वो सॉलिड फॉर्म में आया, तो हमें पता है कि सॉलिड की इंट्रोपी ज़रा कम होती है। इस तरह से अगर वेपराइजेशन कॉज करवाते हैं, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो उस केस में इंट्रोपी बढ़ जाएगी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे हमें स्पॉन्टेनिटी का आइडिया हो जाता है। इंट्रोपी प्रोवाइड अस क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, और ज़्यादातर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं उनमें इंट्रोपी ज़्यादा होती है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस लीड टू एन ओवरऑल इंक्रीज इन इंट्रोपी। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं और अगर वो स्पॉन्टेनियस भी हैं
तो वो हमेशा फेवर करते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी को, जबकि जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, अभी हमने ऊपर कहा था कि क्लॉसियस ने कहा था कि एंट्रोपी जो है वो Q/T होती है। तो Q हीट है, हीट का यूनिट जॉल्स होता है आमतौर पे, और अगर टेम्परेचर आप केल्विन में ले रहे हैं तो जॉल्स पर केल्विन, और अगर हीट आप कैलोरीज में ले रहे हैं तो कैलोरीज पर केल्विन इसका यूनिट बनेगा। तो यहाँ पे आज का टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे कल, इसी का सेकंड पार्ट जिसमें हमने डिफरेंट इक्वेशंस को स्टडी करना है।